आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। कहीं दूर पड़ियों की नगरी में चल के मोहब्बत का एक आसियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल प्ले विथ मैथ में। मैं दीप शंकर सर हाजिर हूँ आज ट्रिग्नोमेट्री कहने का मतलब त्रिकोणमिति को लेकर के। तो फाइनली आप लोग की जो रिक्वेस्ट थी, आप लोग जो पढ़ना चाहते थे वो चीज आ चुकी है। कहने का मतलब वो टॉपिक हमारा आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्री कहने का मतलब त्रिकोणमिति हमारा आ चुका है, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो बिना किसी देर के हम शुरुआत करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री जिसका हिंदी में अर्थ होता है त्रिकोणमिति। अब हिंदी अर्थ की बात की जाए तो त्रिकोण, त्रिकोण कहने का मतलब क्या होता है? तीन कोण। और तीन कोण वाली आकृति किस प्रकार की होती है आप सभी जानते हैं। तीन कोण वाली आकृति क्या हो सकती है? त्रिभुज हो सकती है ना, त्रिभुज ही होती है ना। एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ और एक कोण ये हुआ। हम क्या करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ABC, है ना। अब त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में किस त्रिभुज की बात की जाएगी? तो ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी। जिस एंगल का कहने का मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं हम लोग। तो इसका ये बी को 90 डिग्री है तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करने वाले हैं। तो चलिए ये तो आप समझ गए कि किस चीज की बात करते हैं। अब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इनके जो साइड होते हैं, त्रिभुज के जो साइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। पहली बात, नीचे वाला साइड आधार होता है। आधार जिस पर कोई वस्तु खड़ा होता है, जिस पर कोई वस्तु खड़ा होता है उसे आधार बोलते हैं। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाता है। आधार हो जाता है जिसको अंग्रेजी में हम लोग बेस बोलते हैं। और इसे हम लोग डिनोट करने वाले हैं बी से। इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे? बी से डिनोट करने वाले, ठीक है। उसके बाद ये जो लंबवत रेखा होती है ना, ये लंबवत रेखा होती है, इसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो लंबवत रेखा होती है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। कहने का मतलब हिंदी में लंब बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं लंब, और अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इसे डिनोट किससे करेंगे? तो हम लोग P से डिनोट करेंगे। इसे हम लोग P से डिनोट करेंगे। और एक आखिरी जो भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, और क्या कहते हैं, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी, वो भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। ये हमारी भुजा जो है ये कर्ण कहलाती है। इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, हाइपोटेनस, है ना। सबसे बड़ी भुजा को हाइपोटेनस बोलेंगे। और डिनोट किसी से करेंगे हम लोग? तो डिनोट करेंगे इसे H से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों? H से डिनोट करेंगे। अब बात आ जाती है कि ये जरूरी नहीं है कि सारे समकोण त्रिभुज में ये जो नीचे वाली भुजा है वो आधार हो। ये जरूरी नहीं है कि सारे समकोण त्रिभुज में ये जो सीधी रेखा है ये लंब हो। ये बदल भी सकते हैं। और वो किस प्रकार बदलेंगे? तो वो एंगल के आधार पे बदलेंगे। इस चीज को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये कर्ण होता है ना, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। कर्ण जैसा है, जो लंबी भुजा, सबसे जो लंबी भुजा, वो कभी नहीं चेंज होगी। वो ऐसे ही की वैसे ही रहेगी। बस चेंज क्या होता है? आधार चेंज होता है और इसका लंब चेंज होता है कोण के आधार पे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं, त्रिकोणमिति के तरफ चलते हैं। तो उसके तरफ चलने के क्रम में हमारा आता है 6 चीज आता है। कोसाइन बोलते हैं, जिसको आप लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है कि कोसाइन क्या होता है। और दूसरी बात कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी
आपसे 40 नंबर के ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ना। 20 या ऐसे ही 40 करके नंबर पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए कोसाइन की बात करते हैं। तो कोसाइन आता है हमारा, पहला साइन आता है, उसके बाद साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, आपको याद कर लेंगे। पहला नंबर आपका क्या आता है, तो पहला नंबर आपका जो आता है, पहला नंबर आपका आता है साइन, साइन थीटा, है ना। चलिए दूसरा नंबर आपका आता है कॉस थीटा, है ना। उसके बाद तीसरा नंबर आता है टेन थीटा। चौथा नंबर जो आता है वो होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद पांचवा नंबर जो आता है वो होता है सेक थीटा, है ना। और उसके बाद आखिरी जो आता है वो होता है आपका कॉट थीटा। इन्हीं 6 चीज के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब इसके बारे में जानेंगे कि इसके जो है ना, इसके क्या होंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा इसका फार्मूला, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। इसकी जो फार्मूला, अब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट आ गया। अब साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। आप देख लीजिए, लंब को आपने किससे डिनोट किया है, तो पी से डिनोट किया है, तो ऊपर पी हो जाएगा, और कर्ण को एच से डिनोट किया है, तो नीचे एच। अब देख लीजिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो आधार बट्टे कर्ण होता है। कॉस थीटा का फार्मूला आधार बट्टे कर्ण होता है, और आधार को आप बी से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ आधार के जगह पे बी लिखते हैं, और कर्ण को एच से डिनोट किए हैं हम लोग, तो इसको एच लिखते हैं। अब टेन थीटा की बात आती है, तो टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। इसे लंब बट्टे आधार, और लंब को आपने P से और आधार को आपने B से डिनोट किया। अब बोलेंगे सर ये तो हमें याद करने में दिक्कत होगा। बस आप 3 चीज याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन। उसके बाद ये तीनों आप नहीं भी याद करेंगे ना तो चलने वाला है, क्योंकि ये इसी का विपरीत है। अगर यहाँ कॉसेक थीटा की बात हम लोग करें तो ये साइन थीटा का विपरीत होता है। ये किसका विपरीत होता है, तो साइन थीटा का ये जो है ना ये विपरीत होता है। तो कॉस साइन थीटा का लंब बट्टे कर्ण है, तो कॉसेक थीटा का जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसका कर्ण नीचे आ जाएगा और लंब कर्ण ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। कुछ नहीं करना है, बस पलट देना है। तो कर्ण बट्टे लंब, तो कहने का मतलब यहाँ एच, कर्ण को डिनोट किया एच से और लंब को पी से। अब सेक थीटा की बात आती है, तो सेक थीटा जो होता है वो उल्टा किसका हो जाता है, तो कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये किसका उल्टा हो जाता है, आपका कॉस थीटा का। और कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, कर्ण और बट्टा में आधार हो जाएगा, जिसे आप लोगों ने डिनोट किया है किससे, कर्ण को एच से डिनोट किया है और आधार को बी से डिनोट किया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉट थीटा की। तो ऑब्वियसली है, एक चीज बच गया, तो कॉट थीटा किसका अपोजिट होने वाला है। यहाँ पे कॉट थीटा जो अपोजिट होने वाला है वो टेन थीटा का अपोजिट होने वाला है ना। ये टेन थीटा का अपोजिट होने वाला, तो कॉट थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टे आधार है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए आधार को किससे डिनोट करेंगे, तो आधार को आपने किससे डिनोट किया है, बी से ना, और लंब को आपने पी से। देखिए मैं एक चीज आपको वैसे ही बता दूं, ये थीटा जो है ना ये एंगल है। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको थीटा देना है, जो एंगल है वहां पे आप एंगल का थीटा की जगह एंगल का मान लिखेंगे या नेम लिखेंगे, ठीक है। साइन थीटा का मतलब, थीटा का मतलब हमेशा एंगल होता है, ये एंगल को डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए हम थीटा से इसको डिनोट कर रहे हैं।
तो आप जानते हैं sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। जैसा कि आप ये तीनों याद कर लेंगे, ये और उसके बाद बाकी तो आपको याद हो ही जाएगा। तो ये चीज हम समझ गए हैं। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग पहचाने कैसे कि किस त्रिभुज का मतलब किस समकोण त्रिभुज का आधार क्या होगा और लंब क्या होगा, उस चीज को भी हम समझेंगे। तो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड टू बी नोटेड डाउन, उस चीज को हम समझते हैं। अरे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे समझे कि किस समकोण त्रिभुज का आधार क्या होगा और लंब क्या होगा। हम आधार को कैसे पहचानेंगे और लंब को कैसे पहचानेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज, जिस समकोण त्रिभुज का जो एंगल होता है ना, जहां पे एंगल होगा, एंगल के सामने की जो भुजा होगी वो लंब का काम हमेशा करती है। 90 डिग्री की भुजा नहीं, 90 डिग्री वाली एंगल नहीं, 90 डिग्री को छोड़ करके जो एंगल होगी। आप देख लीजिए, ये लंब है तो ये इसका एंगल हो जाएगा, ये एंगल है तो इसके सामने की जो भुजा है वो लंब का काम करेगी। तो पहले ही बता दिया कि जो सामने की भुजा है वो लंब का, उस एंगल के सामने की भुजा जो होगी वो लंब का काम करेगी। ठीक है, अब बाकी जो भुजा है वो आधार का, और सबसे बड़ी भुजा तो जानते हैं कर्ण में कोई चेंजेस नहीं होता। अब हम दूसरे फिगर की बात यहाँ पे कर लेते हैं। जैसा कि हमारा ये दूसरा फिगर है, ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हम नाम लिख देते हैं PQR नाम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे PQR नाम लिख देते हैं, हमने नेमिंग कर दिया है। ये 90 डिग्री की कोण है ना। चलिए, अब भैया ये तो कोई चीज नहीं हो गया, ये तो आपका कर्ण का कर्ण रहने वाला ही है, हाइपोटेनस रहने वाला ही है, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं। अब हमें पता करना है कि भैया इसमें जो है आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो ऐसे पता नहीं चलेगा, एंगल के द्वारा पता चलेगा। मान लो इस बार एंगल यहाँ नहीं दे करके यहाँ पे एंगल दे दिया जाता है, तो एंगल P है, मैंने बताया है एंगल के सामने की भुजा। तो एंगल के सामने की भुजा क्या है? QR है। तो QR क्या होगी भैया? लंब होगी। वो क्या होगी? लंब होगी। मैंने पहले ही बता दिया कि एंगल के सामने की भुजा लंब का काम करती है। तो ये आपकी किस क्या काम करेगी? तो ये आपको लंब का काम करेगी। लंब का काम करेगी बोले तो बेस का काम करने वाली है। ठीक है, ये किसका काम करने वाली है? बेस का काम करने वाली है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बताया मैंने कि बाकी जो भुजा होगी वो क्या होगी? बाकी जो भुजा होगी वो आधार हो जाएगी। तो ये हम लोग ये आधार हमारा हो जाएगा। सॉरी, इसको बेस नहीं, हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना। और ये हमारा आधार हो जाएगा। आधार कहने का मतलब बेस। सारे चीज को डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं और इसे H से डिनोट करते हैं, है ना। ये चीज आपके माइंड से क्लियर हो गई होगी। तो लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे, कैसे हम जानेंगे, तो ये चीज आप क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो है ना, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद कुछ इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड टू बी नोटेड डाउन, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आ जाइए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम लोग ये एंगल, मतलब कहने का मतलब साइन थीटा, मतलब जो भी कोसाइन है उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए हमारा ट्रायंगल यहाँ ABC है। इसमें आप देख रहे होंगे कि AC कहने का मतलब कर्ण की वैल्यू कितनी दे दी गई है? तो 6 दे दी गई है। AB कहने का मतलब क्या है? लंब है। लंब की वैल्यू कितनी दे दी गई है? तो 5 दे दी गई है। और BC आधार की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो यहाँ 3 दे दी गई है। अब हमें क्या निकालना है? तो कोसाइन की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल ABC है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग मालूम कर लेते हैं कि भैया परपेंडिकुलर कौन सा है ना, भैया हाइपोटेनस कौन सा है और भैया बेस कौन सा है। चलिए तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि एंगल C हमारा दिया हुआ है। इसके लिए इसके सामने की भुजा जो लंब है वो तो लंब है। ये सारा कुछ तो अभी लिखा ही हुआ है, बाकी आप तो समझ ही चुके हैं कि कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा। चलिए आप देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो P दिया है। P कितना दिया हुआ हमारा? तो P देख लीजिए हमारा 5 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद B देख लीजिए, B कितना दिया हुआ हमारा? तो B दिया हुआ है 3।
इसके बाद h देख लीजिए, h कितना दिया हुआ है, तो h दिया हुआ हमारा 6 दिया हुआ है। अब हमें कोसाइन की वैल्यू निकालनी है, तो पहले सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर p/h होता है ना। देखिए भैया यहाँ पे साइन थीटा हम लोग नहीं लिखेंगे, मैंने पहले भी बताया है कि थीटा का मतलब एंगल होता है, और हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल सी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे साइन सी लिख देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए p/h कहने का मतलब 5 और h की वैल्यू कितनी 6। उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो साइन तो निकल चुका हमारा, अब हमें निकालना है कॉस, और कॉस में क्या है, तो कॉस की क्या होती है, b/h होती है। b कहने का मतलब क्या है, 3 है, मतलब b की वैल्यू 3 दी गई है और h की वैल्यू 6 है, तो ये 3/6। अगर ये काटिएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग जो है ना, उसके बाद हम लोग किस चीज़ की वैल्यू निकालते हैं, तो tan की वैल्यू निकालते हैं, tan c। तो ये p/b होता है, और p/b, p कहने का मतलब 5 और b कहने का मतलब 3, जो वैल्यू दी गई है। उसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब कॉसेक की बात हम लोग कर लेते हैं, कॉसेक हो गया और c हो गया। कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का, साइन है p/h, तो कॉसेक क्या होगा, h/p। तो h की वैल्यू 6 है और p की वैल्यू देख लीजिए 5 है, तो 6/5। अब क्या आ जाता है हमारा, कॉसेक के बाद आता है सेक है और c है, तो इसका देखिए ये बोलता है कॉस का उल्टा, तो कॉस है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। h की वैल्यू कितनी है आपकी, तो 6 है ना, और उसके बाद b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू 3 है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3 दूना 6, तो आपका 2/1 या 2 आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा क्या आता है, तो कॉट आता है, कॉट सी आता है, जो कि tan का उल्टा होता है। तो tan है p/b, तो ये b/p, और b की वैल्यू देख लीजिए 3 है और p की वैल्यू 5 है। तो हमने क्या किया कि इस एंगल के लिए ये सारे कोसाइन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के लिए कोसाइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पॉज द वीडियो एंड टू बी नोटेड डाउन, देखते हैं इस एंगल पे आधारित कोसाइन के वैल्यू को। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के कोसाइन के वैल्यू क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर देते हैं कौन सा ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल है PQR, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। अब ये जो ट्रायंगल PQR है, इसमें सबसे पहले हमें तो ज्ञात करना है कि कौन सी P होगी। तो देखिए मतलब कौन सी परपेंडिकुलर होगी, कौन सी जो है कर्ण होगा और कौन सा आधार होगा। तो एंगल P है, तो P के सामने की भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब P होगी। तो P की वैल्यू देख लीजिए आप कितनी दी गई है, P की वैल्यू है आपकी 5, है ना। उसके बाद देख लीजिए B, ये तो B हो जाएगा, ये तो पहले से ही किया हुआ, वैसे भी आप फाइंड भी कर सकते हैं। तो B की वैल्यू आपको 4 दी गई है, और H की वैल्यू कितनी दे दी गई है, तो H की वैल्यू आपको 6 दे दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम सारे कोसाइन के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा, नहीं बाबा थीटा नहीं, यहाँ पे किसके लिए, कौन सा एंगल है, तो P एंगल है, तो यहाँ पे साइन P लिखेंगे। और इसका क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, p/h, तो P है 5 और h है 6। उसके बाद देख लीजिए साइन के बाद आता है आपका कॉस P की वैल्यू बात की जा रही है। तो कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है, तो b/h, तो b की वैल्यू देख लीजिए आपकी कितनी है, अरे भैया b की वैल्यू लिख लो यहाँ, b की वैल्यू 4 है ना, तो b की वैल्यू 4 है और h की वैल्यू 6 है, तो ये आपका 2 और ये 3, तो हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कॉस के बाद आता है tan P, यहाँ पे थीटा नहीं P लिखना है क्योंकि एंगल P है। अब देखिए tan थीटा होता है p/b, तो P क्या भैया, P क्या है, P आपका दिया गया 5 और B कितना दिया गया है, B दिया गया है आपका 4, तो ये हो गया 5/4। उसके बाद क्या आता है, tan के बाद आता है आपका कॉसेक आता है, कॉसेक P। कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक थीटा किसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो साइन p/h है, तो ये h/p हो जाएगा। तो h की वैल्यू देख लीजिए
6 है और p की वैल्यू 5 है। अब आता है ये आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, उसके बाद सेक आता हमारा, ठीक है। और सेक, सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का। कॉस है b बाई एच, तो ये हो जाएगा h बाई बी। तो h की वैल्यू कितनी है? 6 है और b की वैल्यू कितनी है? तो 4 है। तो कटेगा 3 और ये 2, तो हो जाएगा आपका 3/2। और उसके बाद लास्ट आता हमारा कॉट, और यहाँ एंगल P है तो एंगल P। कॉट किसका उल्टा होता? तो टैन का। टैन है P बाई बी, तो ये हमारा B बाई P हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? B बाई P। अब देख लीजिए B की वैल्यू 4 है ना, और P की वैल्यू 5 है। तो इस तरीके से हमारे इस समकोण त्रिभुज के लिए भी हमारा जो कोसाइन का सारा वैल्यू है वो हमारा फाइंड हो चुका है। इसी तरीके से आपसे यदि पूछा जाता है तो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब एक परिस्थिति क्या होती है कि आपको जो है ना दो साइड दे दिए जाएंगे और तीसरा साइड नहीं दिया जाएगा, और आपसे बोला जाएगा कि आप जो है उसका कोसाइन फाइंड कीजिए। तो आपको तो तीनों भुजा की वैल्यू होनी चाहिए, एच पी बी तीनों चीज होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं? कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि उस तरीके के सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देखते हैं उस तरीके के सवाल को। मैंने आपको बोला था कि अगर समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा का वैल्यू दिया है और तीसरा भुजा का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, कोसाइन के सारे वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको तीनों भुजा आना चाहिए, दो भुजा दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी होगी। तो आप लोग पढ़े होंगे बचपन से 8 या 9th में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता? उससे पहले आपको ये चीज जान लेना होगा कि भैया इसमें P क्या है, B क्या है, H क्या है, तभी आप पाइथागोरस का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो एंगल होता है उस एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, वो P होती है। तो यहाँ हम सारे वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए P की वैल्यू देख लीजिए आप, P की वैल्यू देखिए, ये भुजा है इसके सामने हुई तो ये आपकी P हुई, ये लंब हुई। H में तो कोई चेंज है ही नहीं। अब देखिए B ये है, देखिए बाकी ये लंब हो गई, तो बाकी जो भुजा है वो आधार तो होगा ही। तो ये B है, तो B की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 दी गई है। और ये जो भुजा है इस भुजा की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, आपको पहले उस भुजा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर उसके बाद ही आप कोसाइन निकाल सकते हैं। तो H बराबर क्या है हमें नहीं मालूम, ठीक है। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से बहुत बच्चे को मालूम होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। h² बराबर p² प्लस b² होता है ना। कहने का मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए बात दरअसल सा ये है यहाँ पे कि आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है। h² भैया ठीक है ना। p² कहने का मतलब p की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर है ना। उसके बाद b² कहने का मतलब 3 है तो 3 का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये जो वैल्यू है आपने अलग अलग क्यों नहीं निकलवाया, कि h का वैल्यू फाइंड करने के लिए अलग एक फार्मूला दे देते हैं, p की वैल्यू फाइंड करने के लिए अलग एक फार्मूला दे देते हैं, b की फाइंड करने के लिए अलग। देखिए बच्चों, मैं जो है ना मैथ थोड़ा अलग किस्म का पढ़ाता हूँ, वो फार्मूला रटवाना मेरा काम नहीं है। एक ही फार्मूले से आप कर सकते हो काम, आपको ज़रूरत नहीं है बहुत सारे फार्मूले की। जब हम लोग आगे चैप्टर को जब सॉल्व करेंगे तो आप वहाँ पे इस बात को आप समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। h² बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और h² बराबर क्या होता है 25 और 9 क्या हो जाता है 34 हो गया। आप देख लीजिए ये h ठीक है। आप जानते हैं कि ये स्क्वायर वाला टर्म अगर उस तरफ चला जाए तो वो क्या हो जाता है, रूट का रूप ले लेता है, इसीलिए h की वैल्यू क्या हो जाएगी √34 है ना। आपको p की वैल्यू फाइंड हो गई, p की वैल्यू पहले मालूम थी, b की वैल्यू पहले मालूम थी और h की वैल्यू नहीं मालूम थी, तो h की वैल्यू इस फार्मूला से निकाले हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ h की वैल्यू नहीं दी, ये भी हो सकता है कि आपको लंब की वैल्यू नहीं दी होगी, h और b की वैल्यू दी होगी, लंब की वैल्यू p की वैल्यू नहीं दी होगी, तो फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। कैसे फाइंड करेंगे इसी को भी हम लोग चैप्टर में देखेंगे, अभी तो बेसिक चीज़ें हैं तो इसको आप पहले अच्छे से समझ लीजिए।
अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है ना अब सारे कोसाइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पहला चीज क्या है, यहाँ पे है साइन, देखिए कौन सा एंगल है, तो साइन सी है, तो ये क्या होता है पी बाई एच होता है। तो पी की वैल्यू देख लीजिए 5 है, और एच की वैल्यू आप जस्ट आपने फाइंड किया है 34, रूट 34, तो ये हो जाएगा रूट 34। साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है, कॉस सी आता है। अब देखिए कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, है ना। और बी की वैल्यू देख लीजिए आपकी कितनी है 3 है, और एच की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया रूट 34। कॉस के बाद आपका आ जाता है टेन, और यहाँ सी है एंगल, तो एंगल सी की बात करेंगे। ये आपका क्या होता है पी बाई बी, है ना। अब P की वैल्यू क्या हमारी, P की वैल्यू 4 है, सॉरी P की वैल्यू 5 है, और B की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 5/6। उसके बाद यदि हम बात करें tan हो गया, साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, अब क्या आता है तो cosec आता है हमारा, cosec, और ये C अलग से देंगे क्योंकि C हमारा एंगल है। cosec किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है, साइन P बाई एच, तो cosec क्या होगा h बाई पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट 34, क्योंकि h की वैल्यू रूट 34 है, और p की वैल्यू जो है हमारी वो 5 है या नहीं, बिल्कुल है। अब देखिए कोसेक के बाद हमारा आता है सेक, सेक सी, तो ये किसका उल्टा आता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है b बाई एच, तो ये h बाई बी हो जाएगा, ये क्या होगा h बाई बी हो जाएगा। h की वैल्यू रूट 34, और ये हो जाएगा b की वैल्यू देख लीजिए, तो b की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 3 दी गई है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा आता है कॉट, कॉट सी आता है, कॉट होता है tan का उल्टा, tan p बाई बी, तो कॉट क्या होगा b बाई पी, b बाई पी। अब भैया b की वैल्यू क्या है 3 है, और p की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये हमारा सारा कोसाइन का वैल्यू फाइंड हो चुका है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग चैप्टर में सॉल्व करेंगे 8.1 के साथ। एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है, हिंदी वाली सॉल्यूशन सबके लिए है, बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई के लिए भी, तो चिंता मत करिए, जिनकी भी एनसीईआरटी की हिंदी की बुक है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कुछ दिक्कतें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उन दिक्कतों को आप पूछ सकते हैं, आपको कैसा लगा नहीं लगा वो भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।